नमस्कार, कैपिटल खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा और आप इस समय देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी। जी सर, आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। और दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो मैदान है उसके मोहरे अब धीरे धीरे करके साफ हो रहे हैं, उसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि आप जो है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी और सभी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो बीजेपी तो खैर पूरी तैयारी में है ही है। और अब आप और बीजेपी का आमना सामना तो होगा ही होगा। और अब कांग्रेस भी चुनाव लड़ने को तैयार दिख रही है। कांग्रेस का हालांकि अभी तक किसी बड़े नेता का तो बयान नहीं आया, लेकिन कई छोटे नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं कि वो भी नहीं चाहते हैं कि आप जैसे भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए दल के साथ वो कोई गठबंधन करे। तो अब ये मोटा मोटी सर ये तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि बीजेपी, कांग्रेस और आप, ये तीनों पार्टियां चुनावी मैदान में दमखम के साथ उतरेंगी, अपनी अपनी ताकत दिखाएंगी। एक तरफ दिल्ली में आप जो है वो कांग्रेस के से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। और अभी कुछ दिनों पहले ही की तस्वीर आपको याद होगी, हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में रांची के मोरहाबादी मैदान में आपकी पूरी टीम, अरविंद केजरीवाल और दूसरे इनके जो नेता है भगवंत मान भी जो वहां वो, और कांग्रेस की पूरी टीम, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब लोग वहां एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। तो इंडिया गठबंधन की का नारा जोर शोर से बुलंद किया गया था, हम साथ साथ हैं का। लेकिन दिल्ली चुनाव में फिर चीजें अलग दिख रही हैं। अभी हरियाणा में भी आप और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा और पंजाब में भी दोनों आमने सामने थे, जहां आपकी सरकार भी बनी। तो सर ये स्थिति है। अब इस स्थिति में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि जब आप और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? और बीजेपी को इसमें माइलेज मिलेगा या कुछ चीजें कुछ और बदलेंगी? क्या कांग्रेस पुरानी जो जमीन अपनी खो रही है दिल्ली में, वो हासिल करने में सफल हो पाएगी? जी आपने ठीक कहा कि दिल्ली में धीरे धीरे क्लैरिटी चीजों की आ रही है। लेकिन मैं एक बात आपको करेक्ट करना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा। वहां पर किसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और पर्पस से था, वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें कि एक पत्रकार ने ये प्रश्न किया और उसका उन्होंने जवाब दिया। देखिए, मुझे तो बड़ा, मैंने आपको पिछली बार भी जो कांग्रेस का जो झोला वाला जो थॉट प्रोसेस जो है कि उसके बारे में बात की थी। और आज भी कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर तो साहब, मतलब कि जो राज्य स्तरीय चुनाव होते हैं उसके अंदर तो कोई क्लैरिटी है ही नहीं, क्या करना है, कहाँ जाना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है। अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, फैक्शनलिज्म खत्म करो, ये करो। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आप तो एक कॉल लोगे चीजों के ऊपर। अब जैसे कि आपने कहा कि किसी ने अभी तक कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने, राहुल गांधी ने या केसी वेणुगोपाल ने या प्रियंका गांधी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ये 4 फेसेस हैं, इनमें से किसी ने अभी तक नहीं कहा कि जो है सो यहाँ पर चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी, उनके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। जी तो हम ये कैसे मान लें कि आगे चल करके गठबंधन नहीं हो पाए? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जो 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसने बाकायदा शीला दीक्षित को अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट अनाउंस करके उनसे कैंपेन शुरू करवा दिया, बस यात्रा करवा दी दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक की, और उसके बाद फिर गठबंधन बना लिया। तो कांग्रेस में मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ये पार्टी अभी भी वही समझ रही है कि हिंदुस्तान के 24 स्टेट में, 22 स्टेट में, जैसे इंदिरा जी के जमाने में था या राजीव जी के जमाने में था कि 22-24 स्टेट में रूल कर रही है और उठा पटक चल रहा है, विपक्ष नाम कोई चीज नहीं है, आपस में ही पक्ष विपक्ष का खेल चल रहा है। तो दिल्ली में, और इस पे ये कितना अपने आप के लिए घातक हो रहा है ये आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल।
इन्होंने अपने लोकल यूनिट के खिलाफ जा करके इन्होंने गठबंधन किया लोकसभा चुनाव में। लोकल यूनिट नहीं चाहती थी गठबंधन करें, आपने लोकल यूनिट के खिलाफ जाके गठबंधन किया। आपका पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष था वो आपकी पार्टी को छोड़ करके चला गया, आज वह बीजेपी में वो शामिल है, जो कि आपका आपका वो अच्छा एसेट रहा होगा ना, तभी तो आपने पार्टी अध्यक्ष बनाया था उसको, वो छोड़ करके चला गया। आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं जहां पर कि आपके जो एस्टैब्लिश्ड लीडर्स उनको कोई आपके साथ फ्यूचर नहीं दिखता है, वो छोड़ छोड़ करके पार्टी को एक एक करके जा रहे हैं, या तो वो बीजेपी में जा रहे हैं या आम आदमी पार्टी को ही ज्वाइन कर ले रहे हैं। भाई कि अगर इनके साथ ही गठबंधन करना है तो इनके पास ही चलो। अब जैसे कि जो इनके दो तीन जो एस्टैब्लिश्ड लीडर थे, वीर सिंह दिंगान दलित लीडर थे, और चौधरी मतीन माइनॉरिटी के लीडर थे, ये सब उधर आ गए, आम आदमी पार्टी में आ गए। कई इनके लीडर बीजेपी में चले गए, अरविंदर सिंह लवली, नसीब सिंह, ये लोग बीजेपी में आ गए। तो इनके पास जो कहते हैं कि इनके जो रैक्स हैं उस पर बहुत ज्यादा डिस्प्ले करने में कोई चीज है नहीं, और उसके बाद भी ये क्लैरिटी नहीं ले रहे हैं। देखिए आज के तारीख में आप जो चुनाव, जो मैंने पहले भी डिस्कशन में कहा था, दिल्ली में जो आप चुनाव हारे, 7 सीट पे जो चुनाव हारे लोकसभा में, उसका अमूलचूल कारण ये था कि एक तो आपने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जी, नंबर 1, और नंबर 2 आपने ऐसे नौसिखियों को खड़ा कर दिया चुनाव में, ये कन्हैया कुमार और उदित राज को, जो कि चुनाव को कैंपेन को उठा ही नहीं पाए, खड़ा ही नहीं कर पाए, जिसके चलते आप बुरी तरह से हारे। जबकि आपके पास अच्छे कैंडिडेट्स थे जिनको आप चुनाव लड़वा सकते थे। भाई अरविंदर सिंह लवली को आप टिकट देते इस दिल्ली से, जो उनका इलाका है, आप संदीप दीक्षित को टिकट देते नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। आपके पास लड़ने के लिए ऐसा थोड़ी था कोई कोई कैंडिडेट्स की कोई कमी थी। आपके पास राजकुमार चौहान जो बीजेपी में चले गए, बड़े नेता थे, दलित नेता, उनको आप टिकट देते नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से लड़ने का। लेकिन आपने इन सब लोगों के इसको क्लेम को ठुकरा करके, और मैं बताऊं अगर ये लोग एमपी का चुनाव लड़े होते, मुकेश शर्मा इनके पुराने एमएलए थे जो कि वेस्ट दिल्ली से टिकट मांग रहे थे, इसी तरह से सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके जो लोग हैं टिकट मांग रहे थे, चुनाव लड़ना चाहते थे ये, लेकिन इन्होंने उनको चुनाव, अच्छा देखिए चुनाव लड़ने से फायदा क्या होता है कि एक मशीनरी को आप खड़ा कर देते हैं, और जब खास करके 6 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव होने हैं साल भर के अंदर, तो ये मशीनरी फंक्शनल रही तो बहुत जरूरी बात है ना। आपने उस मशीनरी को ठप करके बैठा दिया, और ये आज के तारीख में जो स्थिति ये बन करके पैदा हुई है कि आज के तारीख में चुनाव जो है जो आम आदमी पार्टी के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, कांग्रेस पार्टी अभी तक चुनाव के मैदान में उतर नहीं पाई है। उसके नेता भी थोड़े सशंकित हैं, जो लोकल लीडर जो है, कि भाई कहीं ये जो सेंट्रल लीडरशिप है कहीं एक दिन सुबह उठे और कह दे कि हमारा तो हो गया अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ। तो इसको लेकर के थोड़े जो दिल्ली के जो अभी भी जो लीडर्स बचे हुए हैं जिनमें थोड़ा दमखम है, उनमें से बड़ा लीडर कोई अभी कुछ नहीं बोल रहा, आप ये भी मार्क कीजिएगा, क्योंकि उनको अपने सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर डाउट है कि कहीं एक दिन सुबह उठे और आम आदमी पार्टी से हाथ न मिला। ऐसी स्थिति भी आ सकती है, जो मैंने एक बार आपको मैंने एक अपने लेख में लिखा भी था कि इतने ज्यादा ये जो जो राहुल गांधी की जो लीडरशिप जो है और राहुल गांधी का जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो इतना ज्यादा प्रधानमंत्री को नेस्तनाबूद करने के मिशन को लेकर के लगा हुआ है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने विंग्स को काटता जा रहा है। आपको आम आदमी पार्टी अपना पूरा स्ट्रेंथ जो ड्रॉ करती है वो दिल्ली से ड्रॉ करती है। जी, दिल्ली में एक्साइज स्कैम हुआ था। एक्साइज जो चार्जेस हैं ईडी के, सीबीआई के, कि एक्साइज स्कैम का पैसा कहाँ यूज किया गया? पंजाब के चुनाव में यूज किया गया, गोवा के चुनाव में यूज किया गया। पंजाब के चुनाव में कांग्रेस को हटा करके आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, और गोवा में वो इतनी सीट ले आई, इतना वोट ले आई कि कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई। तो ऐसे पार्टी को, बीजेपी को हराने से तो ज्यादा जरूरी ये है कि ऐसे पार्टी को जो कि आपके लिए
लगातार आपका जो डिसमिनेशन जो देश में हो रहा है स्टेट आफ्टर स्टेट, जिसमें ये बहुत अहम रोल प्ले कर रही है आम आदमी पार्टी। हरियाणा का आपने एग्जाम्पल देखा, अभी रिसेंट एग्जाम्पल हरियाणा का देखा। तो ऐसी पार्टी को तो हराना, उससे लड़ना, उसको हराना तो आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सर, मैं एक मिनट बीच में रोकना चाहूंगा आपको। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि अभी जैसे हरियाणा में जो चुनाव हुए वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट परसेंटेज मात्र 1% का अंतर रहा, लेकिन फायदा हुआ बीजेपी को आपके चुनाव लड़ने की वजह से। अच्छा, दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली में बीजेपी के 30% वोट जो है वो लगभग इंटैक्ट रहे हैं, सीटें ऊपर नीचे होते रही हैं। हालांकि पिछले चुनाव में उसके वोट परसेंटेज बढ़ के 35% हो गए थे। आप जो है उसने 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा और 70 में से 28 सीटें उसे मिली। इसके बाद 2015 और 2020 दोनों ही बार आपने यहाँ सरकार बनाई। एक बार तो मेजोरिटी के साथ 67 सीटें आपको आई और ये कहा गया कि विपक्ष जो है वो एक ऑटो में सवार होकर के आ सकता है, जो अखबारों की हेडलाइन बनी। और आपके जो वोटिंग परसेंटेज थे वो 54% और 53% रहे। अब खास देखने वाली बात यह है कि ये जो वोट्स उसको मिले आपको, वो कांग्रेस के वोट थे बेसिकली। सारे कांग्रेस आप जो इन चुनावों का बात कर रहे हैं, 2014 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में कांग्रेस को था 24% वोट, जब उसको 8 सीटें आई थी लास्ट टाइम जो असेंबली चुनाव जीता। उसके बाद से ये 2014 में घट के हो गया, 2013 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में 15% वोट घट के हो गया। 2014 के असेंबली इलेक्शन में ये घट करके 9.7% हो गया। पिछली बार 5%। और उसके बाद फिर ये 2020 में तो बिल्कुल 5% नहीं चला जी। 4.3%। तो नुकसान तो कांग्रेस का ही हो रहा है आपके बढ़ने से, हो रहा है। बीजेपी तो इंटैक्ट है। और अब देखिए मेरी बात समझिए जी। आज के तारीख में, अब मैं बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी क्यों डरी हुई है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आम आदमी पार्टी का बिल्कुल नॉन परफॉर्मेंस रहा है। आम आदमी पार्टी जो है सो टोटली फेल रही है गवर्नेंस के फ्रंट पे, और इस बात को उसके लोग समझ रहे हैं। उसके कुछ लीडर लोग उसको छोड़ के जा भी रहे हैं, क्योंकि उनको भी डर लग रहा है कि पता नहीं ये पार्टी जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी। उसके बहुत बड़े नेता कैलाश गहलोत छोड़ करके गए पार्टी को, इस तरह की चीजें हो रही। करप्शन का बहुत बड़ा चार्ज है। करप्शन का जो उनके पास जो सबसे बड़ा जो कहते हैं तुरुप का पत्ता होता है करप्शन, एंटी करप्शन, वो आज उनके ऊपर मुंह उनका कालिक पुता हुआ है करप्शन का। तो ऐसी स्थिति में जो हम बोलचाल की भाषा में हम जो कहते हैं ना, एक एलिट की भाषा में कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी को मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का वोट मिलता है। देखिए जातीय आधार पे उनको बनिया पंजाबियों का वोट मिलता है दिल्ली में इंटैक्ट लोकसभा चुनाव में। लेकिन चूंकि केजरीवाल जो एक बनिया है, और चूंकि कभी भाजपा ने किसी बनिया को दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, इसीलिए केजरीवाल को बनियों का वोट मिलता है दिल्ली में जब यहां पर के विधानसभा चुनाव होते हैं। तो एक तरफ तो इसको जो ये जो बीजेपी का जो बल्क वोट, जो आप सोचते होंगे ना कि 54% वोट उधर आ रहा है लोकसभा में, वो घट के 35% कैसे हो जाता है? वो घट के 35% ऐसे हो जाता है कि जो उनके अपने वोट हैं, माइनॉरिटी वोट है, दलित वोट है, और काफी संख्या में जो है जो पूर्वांचल का वोट है, वो तो उनके पास है ही है, और बनिया वोट आकर के जुड़ जाता है। इसको लेकर के ये पार्टी चुनाव निकाल ले जाती है। मैंने तो लास्ट ईयर में एक चुनाव, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है शकुर बस्ती कॉन्स्टिट्यूंसी, सत्येंद्र जैन जहां से जीते हैं, वो दोनों बार बहुत मुश्किल जीते हैं वो चुनाव। तो वहां पर मैंने ये देखा कि वहां पर बीजेपी तो इवन जो वो जो था, जो झुग्गी झोपड़ी वाली कॉलोनी जो थी, वहां से भी वोट लेकर के आई। हारी कहां? तो सरस्वती विहार, जो कि एलिट कॉलोनी थी, बनियों की कॉलोनी थी। तो यहाँ पे जो जातीय आधार पे बनिया कम्युनिटी जो है वो केजरीवाल को वोट देता है, और इसीलिए वो हर्षवर्धन हो, आदेश गुप्ता हो, ये जितने बनिया लीडर है बीजेपी के, ये चल नहीं पाए। मनोज तिवारी में पूर्वांचल फेस लाए, लेकिन एक मनोज तिवारी तो क्या पूर्वांचल का लीडर, मतलब कुछ फिल्में में गाना गा के एक्टिंग करके
मतलब कि, और वो नहीं चल पाए। आपने देखा ही पिछले बार क्या थे वो, किसके पापा, रिंकिया के पापा गाना गा करके पूछे थे चुनाव जीत लेंगे, और बुरी तरह से जी भाजपा पूर्वांचल का वोट वो नहीं ला पाए। तो आज के तारीख में भी स्थिति वो कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब जो वैश्य कम्युनिटी का वोट वो भाजपा के साथ जाती है या नहीं जाती है, उनके साथ जुड़ती है या नहीं जुड़ती है, या अरविंद केजरीवाल के साथ ही रहती है, ये बहुत मैटर करेगा इस चुनाव। नंबर एक, लेकिन अरविंद केजरीवाल डरे हुए, ये मैं आपको बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं इस चुनाव में। और एक बात जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं, इन्होंने प्रशांत किशोर की जो कंपनी है आईपैक, उसको फिर से काम पे लगा दिया। अच्छा जी। उसके सर्विसेज को इन्होंने फिर से हायर कर लिया है। इस बात का इन्होंने अभी तक फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल तथ्यों के आधार पे बिल्कुल पुख्ता जानकारी दे रहा हूं कि इन्होंने आईपैक, प्रशांत किशोर की पार्टी, प्रशांत किशोर की कंपनी फिर से दिल्ली में एक्टिव हो गई है, और वो अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़वा रही है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं तो कंपनी में हूं, नहीं कंपनी के बाहर हूं, बिहार में स्वराज स्वराज ला रहा हूं, वो सब बातें ठीक है, लेकिन फैक्ट ये है कि आईपैक उनकी कंपनी है, उसके वो फाउंडर है, वो उनकी कंपनी है, और वो इस समय अरविंद केजरीवाल को अपनी सर्विसेज प्रदान कर रही है। और जो पहली स्ट्रैटेजी जो आईपैक ने के लिए बनाई है कि अचानक से दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर की अव्यवस्था है वो इनको नजर आने लगी है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी आप बात कर रहे थे, जहां पे उन्होंने कहा था कांग्रेस से हमारा कोई गठबंधन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के था। जी और ये गुट्टी इनको आईपैक पिला रही है कि आप अपनी बातें मत करो, क्योंकि आपने कुछ किया हुआ नहीं है। आप बात करो कि दिल्ली की जो दुर्दशा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण है, और दिल्ली कितना लॉ, और दिल्ली में लॉलेसनेस है, ये कोई छुपाई जाने वाली बात नहीं है। दिल्ली में लॉलेसनेस है, दिल्ली में गैंग वॉर्स चल रहे हैं, दिल्ली में जी। लेकिन खुलेआम ब्लास्ट हो रहे हैं, दिल्ली में अभी गन आपके ही पॉइंट, नेता है नरेश बलियान, और आपके वो, नेता, तो खैर मतलब कि दिल एक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा है दिल्ली में, जी सब तरह का क्राइम बिल्कुल खुलेआम चल रहा है कहीं पर। मतलब कि दिल्ली में इस समय जो कभी आज से हम लोग 15-20 साल पहले हेडलाइन देते थे क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली इस समय क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया तो बना हुआ है, इसमें कहीं पर कोई दो शक नहीं है। और इसी चीज जी को अरविंद केजरीवाल इसी मुद्दे को भजाना चाहते हैं, और ये गुट्टी इनको आईपैक ने पिलाई है, और इसी पर इनका फोकस रहेगा। क्योंकि हमने क्या काम किया है, जो ये बोलेंगे ना कि अच्छा बीजेपी की पूरी तैयारी क्या है कि उन्होंने इनके स्कूल के ऊपर, इनके 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 जो वो हैं क्या कहते हैं हॉस्पिटल के ऊपर जो तरह के क्लेम्स हैं, वो सारे क्लेम्स के ऊपर बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया तैयारी करके लगातार एक्सपोज कर रही है। लेकिन इसीलिए आईपैक ने कहा कि इस पे इंगेज ना करके लॉ एंड ऑर्डर पे इंगेज करो, और इस पर इनका पूरा फोकस रहेगा कि दिल्ली की जो दुर्दशा है। अब देखिए, जब दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट गवर्नेंस नहीं दे पा रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर का कोई आपको गारंटी नहीं दे पा रही है, तो ये सबसे आइडियल सिचुएशन किसके लिए? वो तीसरी पार्टी के जी लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। हम्म। वो अगर दम लगा के चुनाव लड़े, मन लगा के चुनाव लड़े, तो फ्रस्ट्रेटेड पब्लिक सबक सिखाने के लिए तो उसको वोट जरूर देगी। इन दोनों को सबक सिखाने के लिए उनको तो वोट जरूर देगी, लेकिन लड़े तो राहुल गांधी कहें तो कि मैं चुनाव लड़ना चाहता, हमारी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने न्याय यात्रा शुरू करवाई, जो है सो दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी जो न्याय यात्रा की है कॉन्स्टिट्यूएंसी, भाई साहब उनको कोई सेंट्रल का लीडर नहीं मिला जो आके न्याय यात्रा का इनॉग्रेशन करा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू को लेकर के हुआ है जिससे करा। तो ये तो कांग्रेस, पता नहीं ये जो कांग्रेस का नेतृत्व है, ये क्यों लड़ने के पहले ही वो घर बैठ गया है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। और अगर ऐसी स्थिति पैदा होगी तो फिर तो आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और मैं आपको कहूं कि कांग्रेस जब भी चुनाव लड़ती है दिल्ली मजबूती से, या तो वो 2022 का म्युनिसिपल इलेक्शन हो, या 2017 का म्युनिसिपल इलेक्शन हो, या 2019 का लोकसभा पोल,
सब में अच्छा परफॉर्म करती है और आम आदमी पार्टी को पछाड़ कर रखती है। 2019 के लोकसभा पोल में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सब पे तीसरे स्थान पर रखा। 2022 के भी म्युनिसिपल चुनाव में 80 के करीब सीट पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के चलते हारी, जो कि एक समय लगा था ना कि बीजेपी 15 साल से एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल बाहर हो जाएगी, लेकिन जो नेक एंड नेक स्थिति इसलिए बनी क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव लड़ा वहां पर। तो अगर मेरा तो अभी भी मानना है कि अभी भी 2 महीने बाकी है, अगर कांग्रेस के नेता अगर वो कहते ना हमारे देशी भाषा में खखन के कहे कि हाँ हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी कहे हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में आए, यहाँ लीडर्स के बीच में आए, यहाँ कैंपेन करें, तब तो चुनाव होगा, वरना फिर दो पक्षीय चुनाव होकर के रह जाएगा। कांग्रेस का जो भी वोट है वो तो फिर आम आदमी पार्टी इधर उधर चला जाएगा। लेकिन जो मैंने आपसे सूचना साझा की थी इस समय कि अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर की मदद फिर से ले ली है इस चुनाव में, और मैं जो और उनकी पार्टी फिर से मतलब उनके वेबसाइट पे अपने, अभी तक तो ये बात नहीं आई है लेकिन ये जल्दी आ जाएगी कि ये उनकी प्लानिंग कर रहे हैं, और ये जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर वाला इशू जो है और ये सारी बातें जो है ये सारा उनका दिया हुआ एक है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने थोड़ी जमीन टेस्ट कर ली है बिहार में, वहां पर उनका बहुत दाल गली नहीं उनकी, तो उन्हें लगा कि एक मौका है यहाँ पर, तो भाई कंपनी के प्रॉफिट्स को क्यों छोड़ा जाए। तो और पीछे उनका मतलब जो उनका जो रिजल्ट्स रहा है, और उनके लिए अपने आप को, जबकि मैदान में बहुत सारे दूसरे लोग आ गए हैं, तेलंगाना में उनके जो राइवल है उसने जितवा दिया कांग्रेस पार्टी, उनको ऐसा लग रहा है कि ये मौका हमारे पास है कि हम दोबारा से मतलब कि अपने आप को एस्टैब्लिश करें, और वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के साथ मतलब पूरी तरह लग गए हैं। और अरविंद केजरीवाल उनका जो कंपनी है, अरविंद केजरीवाल के कार्डर्स को कि प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, ग्राउंड स्ट्रैटेजी, सब में सहयोग करेगी, साथ देगी, उनकी जो पूरी कैंपेन प्लानिंग है उसका साथ देगी, और चुनाव वो अच्छा लड़ेगी। ये मेरा मानना है, चुनाव वो आम आदमी पार्टी अच्छा लड़ेगी। भाजपा बहुत दिनों से बाहर है सत्ता के, और दिल्ली में बार बार मुंह की खाती रही है। भाजपा चाहती है कि दिल्ली में वो सत्ता में आए, और वो भी दम लगा करके चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का पता नहीं क्या करेगी। लोकल लीडर्स बेचारे मेहनत तो कर रहे हैं, उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी भी बना दी है, लेकिन जो स्क्रीनिंग कमेटी में भी जो बनी है उसमें कोई ऐसा बहुत विजिबल फेस नहीं दिख रहा। जो जो जिसको इंचार्ज बनाया है वो कोई ऐसा बहुत विजिबल फेस नहीं है, तो पता नहीं, आई डोंट नो मतलब कि कांग्रेस दिल्ली को किस तरह से ले रही है। और अगर अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर वो क्लैरिटी नहीं आई तो फिर तो ये दो पक्षीय चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में होकर रह जाएगा। और अगर आम आदमी पार्टी ने उसके विरोध में एंटी इनकम्बेंसी का जो इस समय जो वेव है, अगर उसको बढ़िया कैंपेन से अगर कंटेन कर लिया तो कोई तीसरी बार सत्ता में आ जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। जी, हालांकि बीजेपी ने अभी बीजेपी ने मैनिफेस्टो तैयार करने से पहले जो वो दिल्ली के मतदाताओं के बीच जा रही है और वहां उनकी राय जान रही है, तो बीजेपी ने भी कह दिया है कि जो फ्री की बिजली, पानी और जो दूसरी सुविधाएं थी जो आपकी सरकार दे रही थी, फिर बीजेपी भी आती है तो वो मिलती रहेंगी, और शायद बीजेपी इसे मैनिफेस्टो में शामिल कर ले, जिस फ्री बीज का विरोध शुरू में करती रही है। और लेकिन सर एक आपकी ही तरफ से मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने हरियाणा चुनाव का जब आप एनालिसिस कर रहे थे और आपकी रिपोर्ट भी छपी थी, उसमें आपने इस बात को बहुत मजबूती से उठाया था कि जब कांग्रेस हरियाणा में जीतती हुई दिख रही थी तब उस समय केजरीवाल की एंट्री होती है, जेल से बाहर आते हैं, और फिर आप जो है वो हरियाणा में सभी सीटों पे चुनाव लड़ती है। मेरे ख्याल से इसे किसी और ने इस तरीके से नहीं देखा था, और 1% के रिजल्ट के अंतर से, जो जाहिर सी बात है अगर आप वहां नहीं लड़ी होती शायद कांग्रेस को फायदा मिल गया होता, सत्ता बदल जाती है, बीजेपी के हाथ में चली जाती है।
आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ फायदा दिल्ली में भी मिल सकता है बीजेपी को? दिल्ली में जो है सो आम आदमी पार्टी को, जो मैंने कहा कि जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक जो दिल्ली में है, वो बनिया वोट है। और वो अरविंद केजरीवाल में उनको हेमू विक्रमादित्य दिखता है। अब ये आप पूछेंगे ये हेमू विक्रमादित्य कौन था? जो दिल्ली में जो एकमात्र जो हिंदू शासक हुआ, जो कि हुमायूं को जब यहाँ से भगा दिया था शेरशाह सूरी ने, और वहां जी पर हेमू, जिसको कि बैटल ऑफ पानीपत में अकबर ने जिनको हराया, हेमू जी को, जी जो कहते हैं कि हेमू को वो भाला कहीं से आके तीर लग गई, और वो हेमू जो थे वो व्यापारी थे, बनिया वर्ग के थे। तो हेमू के बाद एक बनिया जिसे दिल्ली पे राज किया है, वो है अरविंद केजरीवाल। तो भाई देखिए, वैश्य समुदाय तो अरविंद केजरीवाल जी को ही दिल्ली में वोट देगी। ये तो आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल जी चुनाव यहाँ लड़ेंगे, और बनिया कम्युनिटी का वो वोट अपने साथ लेकर के चलेंगे। इस पर कहीं पर कोई, क्योंकि इनके पास आज कोई ऐसा कोई बनिया लीडर नहीं है, बनिया फेस नहीं है। और ये लोग जो जो इनके जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, बनियों के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोकसभा चुनाव में तो जाते हैं बीजेपी के साथ, लेकिन विधानसभा चुनाव में मैंने 2020 का चुनाव देखा था, बहुत क्लोजली देखा था। वहां पर तो ये, मतलब जो इनका वाला जो बनिया है, आम आदमी पार्टी वाला जो बनिया है, वैश्य है कैंडिडेट, उसके साथ जाते हैं। ये तो बिल्कुल, मतलब, और इस बार कहीं और कुछ मेहनत नहीं करनी है बीजेपी को। बीजेपी को मेहनत ये करनी है कि जो लोकसभा में बनियों ने इनको वोट दिया था, उसको ये अपने पकड़ करके अपने पास रखें, ये चुनाव निकाल ले जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये। कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट तो बनिया समुदाय का अरविंद केजरीवाल के साथ है, वैश्य वैश्य वर्ग का अरविंद केजरीवाल के साथ है, और आम आदमी को वैश्य वर्ग का वोट मिलता रहा है। और इस बार भी अगर वो वोट को लेने में सफल हो गए, तो फिर वो तीसरी बार सत्ता में आ भी सकते हैं। इसमें कहीं पर कोई, मतलब कि आश्चर्य होने वाली बात नहीं। हाँ, अगर बीजेपी ने वैश्य वोट को अपनी तरफ कर लिया, कंसोलिडेट कर दिया, तो फिर तो वो चुनाव निकाल ले जाएगी। या दूसरी बात ये है कि भाई कांग्रेस थोड़ा दम लगा के चुनाव लड़े, कांग्रेस अपने नेताओं के साथ चुनाव लड़े, चुनाव जीतने के लिए लड़े, खाली चेहरा दिखाने के लिए नहीं लड़े। अगर ऐसा होगा तो फिर कंटेस्ट में मजा आएगा, बढ़िया कंटेस्ट हो। जी, यानी कि जिस तरह से बीजेपी के लिए मुफीद ये होगा कि जिस तरह से हरियाणा में आपके कैंडिडेट लड़े थे मजबूती से, वैसे ही अगर दिल्ली में कांग्रेस के कैंडिडेट मजबूती से लड़ जाए तो शायद बीजेपी को फायदा मिल जाए, और वो कांग्रेस के लिए भी फायदा होगा, जी क्योंकि ये बिल्कुल। कांटा निकलेगा ना उनके रास्ते से। सारे स्टेट्स में जाके लड़ करके उनको हरवा देता है। हरियाणा लेटेस्ट एग्जाम्पल है, गोवा का एग्जाम्पल है। तो एक बार ये, अगर ये दिल्ली से सत्ता के बाहर हो गया, वो कांटा निकल जाएगा ना इनके इससे, इनके रास्ते से। जी, जी बीजेपी के साथ ऐसा भी देखा गया कि बिल्कुल जो उसके वोटर है, खासकर बीजेपी के अगेंस्ट वाले जो वोटर है, जो बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, वो एक मुश्त हो जाते हैं कौन सी पार्टी बीजेपी को हरा रही है, वहां चले जाते हैं। हरा रही। उसका फायदा, जी, उसका फायदा मिलता है। जी, चलिए सर, आज की चर्चा आपने बहुत ही विस्तार से की और कई डायमेंशन समझाए दिल्ली की पॉलिटिक्स के। और जो एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपने दी कि दिल्ली में जो प्रशांत किशोर की जो कंपनी फिर से एक्टिव हो गई केजरीवाल के लिए, केजरीवाल ने उनको हायर किया है। हालांकि बिहार में तो उनकी जन स्वराज पार्टी इस बार कोई कमाल नहीं दिखा पाई, जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए थे अभी, और जो प्रशांत किशोर की जो कैंडिडेट जो वहां लड़े थे। लेकिन एक चुनाव रणनीति के तौर पे तो उनकी पहचान रही है। और अगर अरविंद केजरीवाल जैसे मजे हुए नेता उनको हायर कर रहे हैं, तो जिसमें मतलब एक रणनीति का खास हिस्सा तो होता ही हो, तो बनता ही बनता है। और दिल्ली में क्या स्थिति है चुनाव की, कांग्रेस का क्या रोल हो सकता है, बीजेपी और कांग्रेस आप के बीच किस तरह की टक्कर है, वोट समुदाय, कौन सा समुदाय किधर जा रहा है, ये तमाम बातों पर आपने विस्तार से चर्चा की और बड़ी ही गहरी और तथ्यपूर्ण जानकारी दी।
मेरे ख्याल से हम यही कहते भी हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बातें छुपी रह जाती हैं, जो बातें सामने नहीं आ पाती हैं, हम उन बातों को सामने लाते हैं और दर्शक शायद यही पसंद भी कर रहे हैं और इसीलिए उनका लगातार प्यार हमें मिल भी रहा है। तो दर्शकों से मेरी अपील यही है कि आप अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसे आप अपने साथ, अपने दोस्तों के बीच, और कमेंट जरूर कीजिए, हमें बताइए कि क्या प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको और किन और मुद्दों को आप सुनना चाहते हैं, किन और मुद्दों पे आप बातचीत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उस पर बातचीत करें, तो हमें जरूर बताएं, हम उन पे जरूर बातचीत करेंगे। और ऐसे ही अपने प्यार हमें देते रहिए, बनाए रखिए। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने थैंक यू। गहराई और विस्तार से दिल्ली विधानसभा की रणनीति को समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू।